हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। सबसे पहले नोटिफिकेशन कि अनअकैडमी पे जो है अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से 10 बजे सुबह ही, जहां पे गजेंद्र पुरोहित, अंजलि अरोरा, नूरुल हुडा और नेहा तनेजा जो हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस के लिए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए एनरोलमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग है एनालिसिस ऑफ गेट 2021, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपको 6 फरवरी 2021 से 6:30 बजे से। यहाँ भी नूरुल हुडा, सुरभि उपाध्याय, राहुल मेहला, जागृति शर्मा और नूरुल हुडा द्वारा ये सब जो है एनालिसिस जो है किया जाएगा। ये सब अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। इनका जो है टाइमिंग भी यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये 6 फरवरी को 9 बजे, ये 6 फरवरी को 6:30 बजे, 6 फरवरी को 8:30 बजे, 7 फरवरी को 8:30 बजे, 7 फरवरी को 1:30 बजे। ये सब सारी चीज़ें हैं। ये आपको वीडियो जो है फ्री आपको मिलेगा। इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप जाके इसको भी जो है देख सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड होंगे आगे, तो आप ये कोर्सेज भी जो है इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप जो है जो भी चीज़ें अनअकैडमी पे आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके अनअकैडमी प्लस को या अनअकैडमी आइकॉनिक को, तो जो भी आपका फाइनल प्राइजिंग होता है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे चैनल का कोड, रेफरल कोड जो है वहाँ पे आपसे मांगता है एनरोलमेंट के समय में। तो अगर आप वहाँ पे ये इस चैनल का रेफरल कोड बॉटनी 10 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंटली जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2008 से लेकर 2020 तक के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड। वो ये ए पार्ट है और बी पार्ट में हम प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि बीएचयू में बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है और आपको किन किन टॉपिक को टच करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 2 बैक्टीरिया विच आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर। आपको ये बताना है कि इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से 2 बैक्टीरिया हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फर्स्ट वन है आपका नाइट्रोसोमास क्लेबिसेला, इशरिचिया और एग्रोबैक्टीरियम, इशरिचिया या राइजोबियम या एजोबैक्टर और डिप्लोक्रोकस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इशरिचिया और एग्रोबैक्टीरियम। क्यों? क्योंकि ई कोलाई को अगर आप देखेंगे तो ये जीन क्लोनिंग में होस्ट के रूप में बहुत ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत हाई एफिशिएंसी होता है इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स को इंसर्ट करने की। और ये जो होता है होस्ट के तरीके से यूज़ किया जाता है प्रोटीन प्रोडक्शन में भी, क्योंकि इसका रैपिड ग्रोथ होता है और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये हाई लेवल्स के प्रोटीन को एक्सप्रेस कर सके। वहीं अगर हम एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम का जीनस है जो स्टैब्लिश किया गया था एच.जे.कॉन के लिए, और जो यूज़ करता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, एक होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र मतलब पेरेंट्स जिस टू ऑफ स्प्रिंग, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये बिटवीन स्पीसीज होते हैं, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में। तो एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, प्लांट्स क्या है? प्लांट्स है। ठीक है, जैसे डाइकॉट्स हो गए। तो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हुआ। तो ये इस जो एबिलिटी है इस एग्रोबैक्टीरियम की, एक्चुअली जो स्पीसीज है ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसकी एबिलिटी को हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। हमारा डिज़ायर्ड जो डीएनए होता है ये एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हम डाल देते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र करता है प्लांट्स को। तो ये दोनों ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में। ओके, तो इसीलिए यही करेक्ट होगा। सेकंड पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा जो है वेक्टर सबसे ज़्यादा सूटेबल है जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए। तो जीनोमिक साइजेस जो होते हैं अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनका जीनोमिक साइजेस अलग अलग होता है, और
क्लोनिंग वेक्टर हमें उसी के अनुसार जो है सिलेक्ट करना चाहिए। लार्ज जीनोम के लिए वेक्टर जो है लार्ज कैपेसिटी वाला होना चाहिए, ठीक, जिससे कि जो हम डिजायर्ड डालना चाहते हैं, जो डीएनए इंसर्ट डालना चाहते हैं, वो आराम से कैरी कर सके, ठीक। लेकिन बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े वेक्टर्स के साथ में फेस करने होते हैं इंसर्ट साइज के अलावा भी। लेकिन अगर जीनोमिक कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे हम इंसर्ट साइज के साथ जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए है वेक्टर टाइप और वो कौन कौन सा इंसर्ट साइज कैरी करके जा सकता है, और ये 1000 ऑफ बेस पेयर्स है। जैसे 10 है तो ये 1000 ऑफ बेसिस में है। तो प्लाज्मिड जो है अप टू 10,000 बेस पेयर तक क्या इंसर्ट ये ले जा सकता है। वहीं फेज लैम्डा की बात करें तो 25, कॉस्मिड की बात करें तो 45, बैक्टीरियोफाज की बात करें तो 70 to 100, पी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें तो 130 to 150, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें तो 120 to 300, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें तो 250 to 2000। तो ये इसीलिए जो होगा, अगर सूटेबल वेक्टर हमारे लिए जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, YAC होगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन टी प्लाज्मिड द टी डीएनए इज फ्लैंक्ड बाय। टी प्लाज्मिड में जो टी डीएनए होता है वो किससे फ्लैंक होता है, मतलब क्या रहता है वहाँ किनारे पे। तो ये टी डीएनए, जो टी प्लाज्मिड है, ये एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ही पाया जाता है और वहाँ पे टी डीएनए होता है, ठीक है। तो जो ये टी डीएनए है, एक से किनारे पे आपको 25 बेस पेयर का एक रिपीट मिलता है। वही पूछा है कि ये 25 बेस पेयर का परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट होता है, या 25 बेस पेयर का इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट होता है, या 25 किलो बेस पेयर का परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट होता है, या 25 किलो बेस पेयर का इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट। तो जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, दो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो ये जो टी डीएनए है, ये फ्लैंक होता है 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ प्लाज्मिड इनटू विच the DNA sequences from a lambda bacteriophage are necessary for packing of DNA is called। एक प्लाज्मिड जहाँ पे लैम्डा बैक्टीरियोफेज का जो DNA सीक्वेंस है वो नेसेसरी होता है, तो उसके बाद वो बनता है, तो वो क्या है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, क्लोन और जर्म। तो इसका करेक्ट आंसर कॉस्मिड होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कॉस्मिड जो होते हैं वो एक टाइप के हाइब्रिड प्लाज्मिड होते हैं, जहाँ पे लैम्डा फेज का एक कॉस सीक्वेंस होता है उसके जीनोम में, वो जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा है, ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कॉस्मिड भी, कॉस्मिड कैन बी यूज टू बिल्ड जीनोमिक लाइब्रेरीज, इनका भी हम यूज़ करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए। ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था कॉलिंसन हॉर्न ने 1978 में, ठीक। कॉस्मिड कैन कंटेन 37 to 52 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए। ओके, तो कॉस्मिड की ना बात करें तो यहाँ पे इसके नाम में जो कॉस है, ये लैम्डा फेज का जो कॉस सीक्वेंस है उसकी वजह से आया है, और मिड जो है प्लाज्मिड है। तो ये शो, इसका नाम ही शो करता है कि एक हाइब्रिड होता है, ठीक। कॉस आया लैम्डा से, मिड आया प्लाज्मिड, तो बना कॉस्मिड। फिफ्थ पे आते हैं। पूछा गया है कि आपसे प्लांट काइमेरास क्या होते हैं। प्लांट काइमेरास, काइमेरास की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, इसे बॉटनी या प्लांट में पार्ट में हम बोलेंगे कि दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को हम काइमेरास बोलते हैं, ठीक। और प्लांट काइमेरास का मतलब प्लांट का ही कुछ वैसा पोर्शन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हों। तो अगर ऑप्शन देखेंगे, इसमें से पूछा है कौन सा प्लांट काइमेरा है, तो बर्ड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ स्टॉक एंड सियॉन टिश्यू, प्लांट फोटोग्राफिक इक्विपमेंट है ये, प्योर लाइन प्लांट है, या प्लांट बियरिंग 2 कलर फ्लावर है ये। तो प्लांट जो काइमेराज होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, बर्ड्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ स्टॉक और सियॉन। अगर आपको स्टॉक और सियॉन के बारे में नहीं पता तो सियॉन क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है किसी ग्राफ्ट का, ये देखिए ये सियॉन कहलाता है। और स्टॉक क्या होता है, लोअर पार्ट होता है ग्राफ्ट का, ये ग्राफ्ट हुआ, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, सायन और स्टॉक। अब ये ग्राफ्टिंग में जो बर्ड निकलेगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा स्टॉक और सियॉन टिश्यू का, इसलिए वो क्या होगा, काइमेरा होगा। तो प्लांट का काइमेरा क्या हो गया, बर्ड्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ स्टॉक एंड सियॉन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपसे कि मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है वो क्या होते हैं।
ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब कैंची होता है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर, ठीक, जो मॉलिक्यूलर कैंची आप समझ लीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पता है जो कट करने के काम में आए, तो आपको पता है कि इसमें से रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस जो है कट करते हैं, और यही करेक्ट ऑप्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, क्योंकि वो डीएनए को क्लीव करते हैं एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पे, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। These enzymes make one incision, one each of the two strand DNA are also called restriction endonucleases. Okay, so the correct option is restriction endonucleases. 7th पे आते हैं, which one of the following is not a characteristic feature of a restriction endonuclease? अब जो restriction endonuclease मैंने आपको बताया molecular scissors जिसे आप बोलते हैं, उसका बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं अलग अलग। इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन में इसका प्रॉपर्टी नहीं है, करेक्ट नहीं है, ये कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए सही है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, ये एक प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे क्लिक करता है, कट करता है एक्चुअली, ठीक। अब कह रहा है इट रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ सम स्पेसिफिक वायरस इन बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरियल सेल में इसका फंक्शन क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ये क्लीव करता है फॉरेन डीएनए को, जिससे कि इन्फेक्टिंग जो उसको ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहा हो उसको वो एलिमिनेट करता है। अ बैक्टीरियल यूजेस अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरियल वायरसेस कॉल्ड बैक्टीरियोफाज और फेज। तो ये भी करेक्ट है कि बैक्टीरिया जो क्या है डिफेंड करता है वायरसेस को, ग्रोथ को। सी इट रिकॉग्नाइजेस पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। सी की ये रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस को। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस क्या है? पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस क्या है? न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए में या आरएनए मॉलिक्यूल में, जहाँ पे जो रीडिंग होता है एक सर्टेन डायरेक्शन में वो मैच करता है दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे क्या ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है GAATTC। अब ये एक डायरेक्शन हो गया, दूसरे डायरेक्शन से जब आप रीड करेंगे GAATTC, तो ये सेम है। तो ये जो सीक्वेंस है ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, और यही स्पेसिफिक साइट होता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करने के लिए। और ये जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसमें वरी करते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट होता है। ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी पे नहीं कट करते हैं, सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है अलग अलग पैलिंड्रोम सीक्वेंस को पहचानते हैं, ठीक। तो ये भी सही है, पर इसमें ये चौथा नहीं सही है कि इट रिटेन इट्स एक्टिविटी फॉर ईयर्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पूछा है आपसे EcoR फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कौन सा साइट रिकॉग्नाइज करता है? GGTACC, GAATTC, GGGCCC और ACTAGT। तो जो EcoR फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये GAATTC साइट रिकॉग्नाइज करता है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है ये EcoR फर्स्ट के लिए ही है, ओके। और यहाँ पे आप अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे EcoR फर्स्ट का मैंने बताया GAATTC। ऐसे ही साल फर्स्ट जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसका रिकॉग्निशन साइट ये है। VSP फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन साइट क्या है? ये है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ऑब्टेन फ्रॉम इकोलाई? इसमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो हम इकोलाई से प्राप्त करते हैं? तो सीधे इकोलाई आप कर सकते हैं, EcoR फर्स्ट, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि इसका आंसर यही है, पर कैसे? फर्स्टली जो EcoR है फर्स्ट आप इसको कैसे पढ़िएगा? EcoR 1, ओके। ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो एक्चुअली किस स्पीसीज से निकलता है? इकोलाई से निकलता है। इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट क्लीव DNA डबल हेलिसेस इनटू फ्रैगमेंट्स एट स्पेसिफिक साइट एंड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब जो इको पार्ट है इसका नाम में जो इको यहाँ पे लगा हुआ है, इको कहाँ से आया? इको एक्चुअली ये ई जो है इसमें ये डिनोट करता है इसके जीनस नेम को, इश्चेरिचिया, ओके। इश्चेरिचिया यहाँ पे हो गया ई, और जो को है इसका स्पीसीज नेम कोलाई, कोलाई से को लिया गया, इश्चेरिचिया से ई लिए गए, तो हो गया इको। वाइल्ड आर जो है यहाँ पे इसके नाम में इस रेजिस्ट्रेशन एंजाइम के, वो उसका पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है। हर बैक्टीरिया का कई सारे स्ट्रेन होते हैं, तो इसका ई कोलाई का कौन सा स्ट्रेन? आर। और जो फर्स्ट है यहाँ पे वो ये डिनोट करता है ये ई कोलाई से पहला ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो इससे आइसोलेट हुआ है। ऐसे EcoR सेकेंड, EcoR थर्ड भी होंगे, ठीक। फर्स्ट का मतलब पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया से। 10th पे आते हैं। व्हाट डज
BT स्टैंड फॉर इन पॉपुलर क्रॉप BT कॉटन। पूछा है यहाँ पे कि आप BT कॉटन का आपने नाम सुना होगा, ये इसमें जो BT है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो BT आपका स्टैंड करता है बैसिलस थुरिनजेंसिस के लिए। एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो BT कॉटन ही एक्चुअली एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जेनेटिक मॉडिफाइड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कॉटन वेराइटी है होता है, ठीक, जो कि एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है, जो कॉम्बैट करता है, किससे लड़ता है? बॉल वॉर्म से। बॉल वॉर्म जो होता है ये वर्म होते हैं कॉटन के, और इससे बचने के लिए हमने ये BT कॉटन वैरायटी बनाई है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आती कहाँ से? एक बैक्टीरियम है आपका बैसिलस थुरिनजेंसिस, जो करीब 200 से ज़्यादा जो है BT टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो डिफरेंट इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होता है। अब जो BT टॉक्सिन है ये इंसेक्टिसाइडल होते हैं कई मॉथ्स के, बटरफ्लाइज के लिए, बीटल्स के लिए, कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए और फ्लाइज के लिए, पर ये हार्मलेस होते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए। अब जो जीन है, जो जीन यहाँ पे कोड करता है BT टॉक्सिन के लिए, इसे हम इंसर्ट कर देते हैं कॉटन प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। अब ये जो कॉटन प्लांट है ये इंसेक्टिसाइडल उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, क्योंकि ये जो जीन कोड करता है प्रोटीन, वो प्लांट भी वो प्रोटीन बनाने लगता है, और ये जब ये बॉल वॉर्म उसको खाता है तब ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वहाँ पे वो उसको मार डालता है उसको, ठीक है, बॉल वॉर्म को, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? BT फॉर बैसिलस थुरिनजेंसिस। 11 पे आते हैं, आपसे पूछा है BT टॉक्सिन जो है किस जीन द्वारा इनकोड होता है? क्राई, BTY, TBY और DTY। तो ये जो BT टॉक्सिन है आप हमेशा इसे याद रखिए, ये किससे निकलता है? क्राई जीन से निकलता है। क्राई एक्चुअली क्रिस्टल से बना हुआ है, क्रिस्टल का ही शॉर्ट है क्राई, रिफर टू एज क्राई टॉक्सिन। ये इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन होता है, या इसको पैरास्पोरल बॉडी भी कहते हैं, क्रिस्टल इंक्लूजन भी कहते हैं, डेल्टा इंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। ये BT स्ट्रेन का जब स्पोरिलेशन होता है उसके समय बनता है और ये एग्रीगेट होकर क्रिस्टल बनाते हैं। ये जो क्राई टॉक्सिन होते हैं, मैंने आपको बताया इंसेक्ट जो है लेप्टोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा या कुछ निमेटोडा को भी ये क्या होते हैं, उनके लिए ये टॉक्सिन के तरीके से होते हैं, और ये ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होते हैं, वर्टिब्रेट्स के लिए हार्मलेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आपसे पूछा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है? प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड विगर, प्रोडक्शन ऑफ जीनोमिक प्रोब्स और प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहाँ पे आपने सुना होगा? तो मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है, या जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है ये है क्या? ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड मेथड है जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में MABs बोलते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एक एंटीजन के लिए बनाया जाता है। हाइब्रिडोमा सेल लाइन जो होते हैं ये बनता किससे है? फ्यूज़न होता है यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग B सेल्स से। अब जो B सेल्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कोई भी एंटीजन आया आपके बाहर से, तो जो आपकी बॉडी में एंटीजन बनता है और एंटीबॉडी बनता है, ये यही B सेल्स बनाती हैं और इनका लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, मतलब एंटीजन के लिए, हम जो हमारे बॉडी में या कहीं भी B सेल्स बनते रहते हैं उसको हम फ्यूज़ करा देते हैं कि इमोर्टल माइलोमा सेल होती है। ये इमोर्टल का मतलब जो कभी ना मरे, इसका हिंदी ये होता है। तो माइलोमा सेल से हम फ्यूज़ करा देते हैं, उसके बाद जो सेल बनता है वो कंटिन्यूअसली कंसेटिवली, मतलब हमेशा लगातार वो उसी एंटीबॉडी को बनाता रहता है, और वही स्पेसिफिक जो MAB है, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो हमें मिल जाता है लार्ज अमाउंट में, और उसको हम प्रिजर्व करके रख भी सकते हैं उसके लिए अगेंस्ट। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले हम देखिए माउस को इम्यूनाइजेशन करते हैं, कोई बाहर से एंटीजन डालते हैं, अब उसके लिए हमारे B सेल्स में एंटीबॉडी बनने लगता है। अब ये जो एंटीबॉडी बना रही है हमारे B सेल्स, इसको हम माइलोमा सेल से फ्यूज़ करा देते हैं जो कि इमोर्टल होती हैं। अब ये फ्यूज़न तो हो गया, इसके बाद हम इसको हैट मीडियम में डाल के सेलेक्ट करते हैं कौन से में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, इससे हमें पता चल जाता है। उसका स्क्रीनिंग भी हम कर लेते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद उन सेल्स का हम कल्चर करा के एक्सपेंशन कराते हैं, और उसके बाद ये जो एंटीबॉडीज़ बनाता रहता है वो हमें वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहलाता है, क्योंकि जो ईच स्पेसिफिक B सेल्स होती हैं वो पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, इसलिए इसका नाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये हमें लार्ज अमाउंट में मिल जाता है। तो क्या होगा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हमेशा याद रखिएगा कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से ये एसोसिएटेड है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पूछा है मेल्टिंग टेम्परेचर जो डीएनए का होता है वो क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएनए के लेंथ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएनए में एटी कंटेंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएनए में जीसी कंटेंट का, या बेस कंपोजिशन से ये चीज़ रिलेटेड ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीसी कंटेंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जीसी कंटेंट घटेगा तो डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर घटेगा, जीसी कंटेंट बढ़ेगा तो डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, अब मेल्टिंग टेम्परेचर होता क्या है कि ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए 50% क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हायर होगा मेल्टिंग टेम्परेचर, इसका मतलब जीसी कंटेंट उसमें ज़्यादा है उस डीएनए में। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ये सीक्वेंसेस दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग जीसी कंटेंट है आपका, और इनका टीएम देखें तो जिसमें जीसी परसेंट सबसे ज़्यादा है 65% है, तो उनका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। जिसमें सबसे कम है 30, उसमें सबसे कम आपको डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर मिलेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है जीसी कंटेंट का और डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर का। आप हमेशा इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पीसीआर। इसमें से कौन सा पीसीआर का कंपोनेंट नहीं है। तो पीसीआर के कंपोनेंट में आप देखेंगे हमें ज़रूरत पड़ती है डीएनए सैंपल का, प्राइमर्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का, टैग पॉलीमरेज का और मिक्स बफर का यूज़ करते हैं। इन सबको हम पीसीआर ट्यूब में डाल देते हैं, उसके बाद थर्मोसाइक्लिन में डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे पीसीआर प्रोसेस होता है। इस अलग अलग स्टेप है इसके, डीनेचरिंग, एलेनिंग, एक्सटेंशन, जहाँ पे हमें उसी जीनोमिक डीएनए सैंपल का बहुत सारे कॉपी मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे टैग पॉलीमरेज एसोसिएटेड है, प्राइमर एसोसिएटेड है पीसीआर से, डीएनटीपी भी एसोसिएटेड है, पर ये जो PBr322 है ये पीसीआर से रिलेटेड नहीं है। तो PBr322 है क्या, ये एक प्लाज्मिड है जो फर्स्ट जो है यूज़ किया गया था ई कोलाई के लिए क्लोनिंग वेक्टर के जैसे। ओके, और ये जो है पीसीआर का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन इज़ यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड। इसमें से कौन सा बायो इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ करते हैं हम। तो अभी मैंने आपको बताया बैसिलस thuringiensis, ये क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड है। ठीक, जैसे बीटी कॉटन में इसका रोल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इंसेक्ट रेसिस्टेंट हैज़ बीन जेनेटिकली इंट्रोड्यूस्ड प्लांट। इससे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजीन बैसिलस thuringiensis से जीन लेके हम प्लांट्स में डाल देते हैं, जिससे उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आ जाती है। 16 पे आते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो करेक्ट ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। पर इसको याद रखने का आप कैसे याद रखेंगे, आप इसको रट तो लेंगे कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, पर कैसे कि आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए डिपेंडेंट में ये डिफरेंस होता है कि जो एंजाइम डीएनए टेम्पलेट पे काम करता है उसको हम डीएनए डिपेंडेंट बोलते हैं, और जो एंजाइम आरएनए पे काम करता है, आरएनए टेम्पलेट पे काम करता है, उसको हम आरएनए डिपेंडेंट बोलते हैं। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये आरएनए पे काम करता है, मैसेंजर आरएनए पे काम करता है। आप इसका फंक्शन पता होगा कि ये जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आरएनए पे काम करता है, तो इसलिए आरएनए डिपेंडेंट हुआ। और अब कोई चीज़ आरएनए पॉलीमरेज है या डीएनए पॉलीमरेज है, ये डिसाइड होता है कि वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है डालता है। अगर जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन डालता है तो वो डीएनए पॉलीमरेज है। अगर थायमीन की जगह वो यूरेसिल डालने लगेगा तो जो आपको सीक्वेंस मिलेगा वो आरएनए का सीक्वेंस मिलेगा, इसका मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, आरएनए डिपेंडेंट तो है लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब थायमीन ये ऐड करता है, इससे डीएनए बनता है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये था आपके 16 क्वेश्चन अभी तक जो है बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन से पूछे गए हैं, पूरा 2008 से लेकर 2020 तक का। होप कि इसमें से अभी आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप अच्छे से इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करते रहिए। होप कि आपको इस लेक्चर को देख के भी समझ में आया होगा कि हमें कौन कौन सा टॉपिक टच करना है और कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो प्रिपेयर करते रहिए, लगातार एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आए हैं इनको टॉपिक ढूंढिए कहाँ कहाँ से आए हैं, उसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़िए। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। लगातार ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।